ओके सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सरिता यादव, सहायक शिक्षिका, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल वर्ली, हिंदी माध्यम की ओर से आप सभी का बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन सेशन में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 15 सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के आगे के घटकों का अध्ययन करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी आज के टॉपिक ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, और अंत में आपको जो भी डाउट होगा या शंकाएं होंगी उन्हें पूछें, उनका समाधान करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन और रासायनिक नियंत्रण, केमिकल कंट्रोल। बच्चों, ये दोनों ही टॉपिक जो है इस चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे देखा जाए तो हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन और केमिकल कंट्रोल, ये दोनों ही क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम आज का अपना टॉपिक ध्यान से पढ़ते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन, इसे समझने के लिए पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले उदाहरण में यह एक कटीली वनस्पति है, नागफनी जिसे बोलते हैं, जिसमें कांटे होते हैं। उसको हाथ लगाते, या फिर अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी आपके पैर में पिन चुभते ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना हाथ या पैर वहां से हटा लेंगे। ऐसा करने के लिए आपको 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता, अर्थात विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आप यह क्रिया करते हो। दूसरे चित्र में आप देखोगे कि यहाँ पर हाथ जो है किसी गर्म वस्तु पर लग गया है, या कभी हम किचन में काम करते हुए, आपकी मम्मी या आप काम करते हुए गलती से किसी गर्म वस्तु को हाथ लगा देते हो, तो तुरंत हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो यह जो है प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी क्रियाओं पर हमारा वैसे तो कंट्रोल नहीं है। जैसे ही आपको कुछ लगेगा, आपको पीड़ा का एहसास होगा, तो आप तुरंत क्या करते हैं, अपना हाथ पैर या जो जिस भी शरीर में प्रॉब्लम होगी वहां पर वो आप पीछे की ओर खींच लोगे, ताकि आगे और प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसी क्रियाओं को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाओं पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता, और ये क्रियाएं हम बिना सोचे ही करते हैं। जैसे आपको कोई मच्छर काट रहा है, तो आप तुरंत से उसको मारोगे या अपना हाथ हटाने की कोशिश करोगे। तो ऐसी क्रियाओं को करने के लिए आपके मस्तिष्क को सोचने की भी जरूरत नहीं होती है। मतलब बिना मस्तिष्क के नियंत्रण और समन्वय के भी आप ये क्रियाएं करते हो। तो इस प्रकार की क्रियाएं जहां पर आपको सोचना ना पड़े, और जो भी पर्यावरण से उद्दीपन हो रहा है, पर्यावरण जो हमारे प्रति कर रहा है, उसके रेस्पॉन्स में आप जो काम करते हो, उसे हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरण है प्रतिवर्ती क्रिया के। अभी एग्जैक्टली मैं प्रतिवर्ती क्रिया का डेफिनेशन, परिभाषा, या फिर उसके बारे में हम कैसे लिख सकते हैं या और अधिक जानकारी देखते हैं। तो अपने आसपास की किसी भी घटना पर, जैसे कि आपने 2 उदाहरण देखे जिसमें एक नुकीली वस्तु या वनस्पति को हाथ लगाते ही हम अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, गर्म वस्तु को हाथ लगाते ही आप अपना हाथ पीछे खींच लोगे, या फिर आपको मच्छर काट रहा है तो उसे भगाने के लिए आप हलचल करोगे या अपना हाथ पैर पीछे खींच लोगे। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है, इसके प्रतिसाद में आप अनैच्छिक रूप से, आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, दी हुई प्रतिक्रिया को हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। तो अपने आसपास की किसी घटना पर अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में दी हुई प्रतिक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं।
ऐसी घटनाओं पर हम बिना सोचे ही प्रतिक्रिया करते हैं। इसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, हम तुरंत उसके प्रति रेस्पॉन्स करते हैं और ऐसी प्रतिक्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। आपको हाथ को झटका लगेगा या फिर पिन चुभेगी तो आप तुरंत हाथ हटा लोगे, उस पे सोचते नहीं बैठोगे कि मैं क्या करूं। तो इस प्रकार की क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। और ये जो कृतियां हैं, ये पर्यावरण के उद्दीपनों पर दी हुई प्रतिक्रिया है। जैसा हमारे साथ होता है उसके प्रतिसाद में हम रेस्पॉन्स करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। तो ऐसी स्थितियों में मस्तिष्क के बिना भी, अगर आपके ब्रेन को काम करने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, ये दोनों आसानी से बनाए रख सकते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया जो होती है उससे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसका मेन पॉइंट क्या है कि अनैच्छिक रूप से क्षण मात्र में दी हुई प्रतिक्रिया, उसे ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और ऐसी घटनाओं पर हमें कोई भी सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, हम बिना सोचे ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। ऐसी प्रतिक्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं होता है और ये पर्यावरण से जो उद्दीपन प्राप्त होता है उसके रिस्पॉन्स में हम करते हैं। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ऐसी स्थितियों में हमारे मस्तिष्क को काम करने की जरूरत नहीं होती है, उसके बिना भी आसानी से नियंत्रण और समन्वय होता है। यहाँ पर एक उदाहरण है, जैसे मैंने बताया कि आपके हाथ को चोटका लगता है या पिन चुभती है तो आप हाथ तुरंत पीछे खींच लेते हो। तो एक उदाहरण द्वारा हम प्रतिवर्ती क्रिया को डीप में समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जलती हुई मोमबत्ती है। जैसे ही मोमबत्ती के ज्योति के प्रकाश की तरफ हम उंगली ले जाते हैं या उंगली जल जाती है तो तुरंत हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो ये हाथ खींचने की जो प्रक्रिया है, ऐसे तो बोलने के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है ये हम अभी यहाँ पर देखेंगे। आप यहाँ पर मार्किंग देख रहे होंगे 1 2 3 से लेकर के 7 तक। तो इन 1 2 3 4 5 6 और सभी अंगों में क्या क्या हो रहा है ये हम ध्यान देंगे। एक और दो में आप देखेंगे, जैसे ही मोमबत्ती के जलते हुए प्रकाश की तरफ आपकी उंगली जाती है वैसे ही आप क्या करते हो, उंगली को पीछे खींच लेते हो। ऐसा क्यों होता है? उंगली के स्पर्श होते ही जो हाथ की त्वचा है उसके अंदर संवेदी कोशिकाएं होती हैं। तो संवेदी कोशिकाओं, हमारे शरीर में जो संवेदी कोशिकाएं हैं उनको यह अनुभव हो जाता है हाथ जलेगा। तो धीरज सर, हेलो। तो बच्चों 1 और 2 में निश्चित तौर पर क्या हो रहा है ये हम देखेंगे। तो जैसे ही मोमबत्ती के जलते हुए प्रकाश पर आपकी उंगली जाती है तो आप उंगली को क्या करते हो, पीछे की ओर खींच लेते हो। ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? जो हमारे त्वचा के अंदर संवेदी कोशिकाएं हैं वो पीड़ामय परिस्थिति का अनुभव कर लेती हैं और जो हमारी उंगली की त्वचा है ये और अधिक ना जले इसलिए हम अपना जो है हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना हाथ पीछे खींचते हो। अब इसके आगे अंक 3 में क्या हो रहा है ये हम देखते हैं। 3 में क्या होता है, त्वचा की ओर से मेरुरज्जु की ओर जो संवेदी तंत्रिका है वो उद्दीपन का संवहन करती है। जो आपकी उंगली को एहसास होता है उसका संवहन संवेदी तंत्रिका करती है, अर्थात त्वचा से लेकर के कहाँ पर जाएगी वो, मेरुरज्जु की ओर
ले जाती है। त्वचा से मेरुरज्जु की ओर जाने वाली जो आवेग होता है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिवाही। त्वचा से मेरुरज्जु अभिवाही और मेरुरज्जु से त्वचा की ओर अपवाही। ठीक है, तो 3 में आप देखोगे यहाँ पे, अगर क्वेश्चन के स्वरूप में हम लोग पूरा पढ़ें, तो चित्र में दर्शाए अंक 3 में कौन सी तंत्रिका द्वारा उद्दीपन का संवहन हुआ? जो आपने उंगली को स्पर्श किया था 1 और 2, वहां से जो उद्दीपन प्राप्त हुआ, वो कौन से उद्दीपन का संवहन हुआ और किस दिशा में हुआ, ये हमें देखना है। तो त्वचा की ओर से मेरुरज्जु तक हुआ और किसके द्वारा हुआ? संवेदी तंत्रिका द्वारा उद्दीपन का संवहन हुआ। तो इस प्रकार अभिवाही संवेदी तंत्रिका आवेग का संवहन होता है कौन सी दिशा में? त्वचा से मेरुरज्जु की दिशा में। इसके बाद हम 4 में आ जाएंगे। आप यहाँ 4 पर देखोगे बीच का पोर्शन, ये आपकी सहयोगी तंत्रिका है। इसका क्या कार्य है? ये जो संवेदी तंत्रिका से आवेग प्राप्त होता है, उसको आगे की ओर पहुंचाती है। उसके बाद प्रेरक तंत्रिका से भी जो आवेग प्राप्त होती है, उसका भी हस्तांतरण करती है। सहयोगी तंत्रिका का कार्य है कि आगे, पहले जो संवेदी तंत्रिका से आ रहा है आवेग, उसको आगे पहुंचाओ, और फिर प्रेरक तंत्रिका से जो आवेग आ रहा है, उसको भी आगे पहुंचाओ। इसलिए उसका नाम भी सहयोगी तंत्रिका है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 5 जो है आपका, ये मेरुरज्जु है। जो भी आपको संवहन से आवेग प्राप्त हो रहा है, जो भी सिग्नल प्राप्त हो रहा है, वो आपके मेरुरज्जु तक पहुंचना चाहिए। जब मेरुरज्जु तक पहुंचेगा, तभी जो है आपके अंग जो है वो एक्शन में आएंगे। यहाँ पर मेरुरज्जु में पहुंच गया, फिर ये जो प्रतिक्रिया पूरी थी, इसका संवहन होकर कहाँ पर गया? 6 तक गया, ये 6 नंबर तक। 6 नंबर पर क्या है? प्रेरक तंत्रिका जो है, ये प्रतिक्रिया का संवहन मेरुरज्जु से पुनः मांसपेशियों की ओर करती है। स्टार्टिंग में जब उंगली जलती हुई मोमबत्ती को लगती है, तो संवेदी तंत्रिका जो है प्रतिक्रिया का संवहन करेगी त्वचा से मेरुरज्जु की ओर। त्वचा से मेरुरज्जु की ओर पहुंचने में वहां पर सहयोगी तंत्रिका है, जो आवेग का स्थानांतरण जो है संवेदी तंत्रिका से प्रेरक तक करती है। और उसके बाद जैसे ही मेरुरज्जु को सिग्नल प्राप्त होता है, तो ये प्रतिक्रिया जो है मेरुरज्जु से मांसपेशी तक पहुंचती है। माध्यम कौन है? प्रेरक तंत्रिका। और लास्ट में 7 पर आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर यह पूरी प्रतिक्रिया हाथ की मांसपेशियों तक पहुंचती है, जिसके कारण जो हाथ की मांसपेशियां हैं, वहां पर आकुंचन होता है और आप हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। इस पूरी प्रतिक्रिया को हम एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं। 1 और 2 में आप देखेंगे मोमबत्ती की 1 तथा 2 में निश्चित तौर पर क्या हो रहा है। 1 और 2 में मोमबत्ती की जो प्रकाश है, उससे जाकर आपकी उंगली का स्पर्श होता है और हाथ पीछे की ओर खींच लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उंगली की त्वचा के अंदर जो संवेदी कोशिकाएं हैं, वो आगे होने वाली पीड़ा का एहसास कर लेती हैं, और उंगली की त्वचा और अधिक ना जले, इसके लिए हाथ जो है वो पीछे की ओर खींच लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक 3 में कौन सी तंत्रिका द्वारा उद्दीपन का संवहन होता है? तो संवेदी तंत्रिका द्वारा उद्दीपन का संवहन होता है। और ये संवहन किस दिशा में होता है? यह संवहन जो है त्वचा से लेकर के मेरुरज्जु की दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक 4 में कौन सी तंत्रिका है? तो संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका के बीच में संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका के बीच में हमारी सहयोगी तंत्रिका कार्य करती है। सहयोगी तंत्रिका का कार्य है
स- संवेदी तंत्रिका और प्रेरक तंत्रिका से जो भी आवेग प्राप्त हो रहे हैं उनको आगे हस्तांतरित करना, उनको आगे पहुंचाते जाना। अब ये सारे आवेग जो है नंबर 5 अर्थात मेरु रज्जु तक पहुंचते हैं। तो नंबर 5 जो अंग है वो मेरु रज्जु है। क्वेश्चन नंबर 6 में जाओगे, देखोगे प्रतिक्रिया 6 का संवहन कौन सी तंत्रिका कर रही है। तो प्रतिक्रिया 6 का संवहन जो है प्रेरक तंत्रिका कर रही है। कहां से कहां तक? मेरु रज्जु से लेकर के मांसपेशियों तक, मेरु रज्जु से मांसपेशियों तक कर रही है। तो आप इसे अपवाही संवहन भी कह सकते हो क्योंकि मेरु रज्जु से मांसपेशी की ओर है। प्रतिक्रिया 7 में निश्चित तौर पर क्या होता है, 7 में क्या हो रहा है, ये जो पूरी प्रतिक्रिया है 1 2 3 4 5 से 6 से लेकर कर 7 में पहुंच रही है, अर्थात मेरु रज्जु से हाथ की मांसपेशियों, स्नायु की जो मांसपेशियां हैं वहां तक पहुंच रही हैं, जिसके कारण वहां की मांसपेशियों का आकुंचन हो जाता है और हाथ पीछे की ओर खींच लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में जो जो इंद्रियां कार्यरत हैं उनका नाम हम देखेंगे। 1 में स्पर्श इंद्री, 2 में भी स्पर्श इंद्री है, 3 में आपकी संवेदी तंत्रिका कार्य करती है, नंबर 4 सहयोगी तंत्रिका कार्य करती है, 5 जो है आपका मेरु रज्जु है और 6 में प्रेरक तंत्रिका कार्य करती है, नंबर 7 स्नायु है। ओके, तो इस प्रकार प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। दूसरा टॉपिक है हमारा रासायनिक नियंत्रण। बच्चों, हमारे शरीर में बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी नलिका नहीं होती है। इस ग्रंथि में संप्रेरक नामक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है। तो ये संप्रेरक जो होते हैं वे भी हमारे शरीर में समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के संप्रेरक हमेशा रिलीज होते रहते हैं, जिनका हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं उनसे हमेशा संप्रेरक का स्राव होता है, लेकिन इस संप्रेरक के स्राव को संग्रहित करने के लिए या इकट्ठा करके रखने के लिए या उन्हें वहन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती है। तो इस वजह से क्या होता है, जब भी ये संप्रेरक बनते हैं, बनने के बाद तुरंत वे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, आपके रक्त में वे तुरंत मिल जाते हैं और शरीर के अन्य भागों में रक्त द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वे तंत्रिका तंत्र के साथ में, हमारे शरीर के अंदर है अंतःस्रावी ग्रंथियां और तंत्रिका तंत्र, इन दोनों के साथ में वे प्रॉपरली समन्वय और नियंत्रण करती हैं और जैसा उसका मैकेनिज्म होता है उसके अकॉर्डिंग अंतःस्रावी ग्रंथियां संप्रेरक का स्राव करती हैं। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और एकात्मीकरण, किस प्रकार से क्रियाएं हैं वो घटित करनी है और उनको किस प्रकार से एकत्रीकरण करना है, ये कार्य अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र ये दोनों के सहयोग से पूरा होता है। इन दोनों में एक मेन डिफरेंस है, वो क्या है कि जो तंत्रिका आवेग है वो बहुत ही तेजी से होता है, तंत्रिका से होने वाला आवेग बहुत तेजी से होता है लेकिन अल्पकालीन होता है, बहुत जल्दी से खत्म भी हो जाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा कि उंगली को जैसे ही चटका लगता है आप पीछे हाथ कर लेते हो तुरंत, लेकिन वो तुरंत ही आवेग खत्म हो जाता है।
परंतु जो संप्रेरक की क्रियाएं होती हैं वे धीरे धीरे होती हैं और बहुत अधिक समय तक रहती हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखोगे कि पीयूषिका ग्रंथि है जो आपके मस्तिष्क के नीचे होती है। तो पीयूषिका ग्रंथि से बहुत सारे संप्रेरक स्रावित होते रहते हैं। एक एग्जाम्पल सिंपल सा है उसका, वृद्धि संप्रेरक। अगर पीयूषिका ग्रंथि से वृद्धि संप्रेरक का स्राव हो रहा है तो वृद्धि संप्रेरक का कार्य होता है हड्डियों की वृद्धि को बढ़ावा देना। तो अब हड्डियों की वृद्धि तुरंत इंस्टेंट 1 सेकेंड में तो नहीं होगी, ये एक लंबा प्रोसेस होता है, उसका कुछ काल होता है, तो उतना टाइम वो लेगा। तो संप्रेरक की क्रियाएं जो है बहुत ही धीरे होती हैं, मंद गति से होती हैं, लेकिन फिर भी दीर्घकालिक होती हैं, मतलब लंबे समय तक ये चलती रहती हैं। जो हमारा शरीर है उसमें जो संप्रेरक का स्राव है ये होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका एक निश्चित अनुपात भी होना चाहिए। तो आवश्यकता के अनुपात में संप्रेरक का स्राव होना बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे शरीर में एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म होता है या विशेष व्यवस्था होती है जिसके द्वारा संप्रेरक की आवश्यक मात्रा, जितना संप्रेरक आपको चाहिए आवश्यक मात्रा और श्रावण किस प्रकार से उसका श्रावण होगा, ये इसका पूरा जो है नियमन किया जाता है। संप्रेरक का स्राव होना बहुत आवश्यक है, लेकिन अनुपात जो है उसकी जो मात्रा है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कितने अनुपात में और कब संप्रेरक का स्राव होगा ये डिसाइड करने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक विशेष व्यवस्था होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, संप्रेरक की आवश्यक मात्रा और श्रावण होने का समय का नियमन किया जाता है। इसका एक सिंपल उदाहरण है कि जब ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, हमारे रक्त में जब चीनी की मात्रा बढ़ जाती है तो स्वादुपिंड, जो पैनक्रियास जिसे कहा जाता है, ये ग्रंथि क्या करती है, इसके जो कोशिकाएं होती है इसको इसका एहसास हो जाता है कि जो ब्लड में है वो चीनी की मात्रा बढ़ गई है। तो इसके रेस्पॉन्स में उसका क्या कार्य है, इंसुलिन का स्राव अधिक करना, क्योंकि जो स्वादुपिंड की ग्रंथियां हैं ये इंसुलिन का स्राव करती हैं। और इंसुलिन का कार्य होता है कि जो हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ गया है, चीनी अर्थात ग्लूकोज, टाइप ऑफ ग्लूकोज हो गया, तो उसका रूपांतरण वो करके यकृत में स्टोर करती हैं, जिसके वजह से आपको आगे जाकर के एनर्जी मिलेगी। रासायनिक नियंत्रण का टॉपिक हम एक बार और देख लेते हैं। हमारे शरीर में जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जैसे ब्रेन में अर्थात मस्तिष्क में अधश्वेतक या फिर पीयूषिका ग्रंथि, अधश्वेतक या पीयूषिका ग्रंथि, और आपके गले में अवटु और परावटु ग्रंथि, ये आप आगे का टॉपिक कोई आपको अन्य शिक्षक पढ़ाएंगे, ये दोनों ग्रंथियां होती हैं। फिर उसके बाद पेनक्रियास अर्थात स्वादुपिंड, और आपके वृक्क के पास में अधिवृक्क ग्रंथि, पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय, ये ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों का कार्य होता है विभिन्न संप्रेरकों का स्राव करना। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये जिन संप्रेरकों का स्राव करती हैं उसके लिए उनके पास कोई नलिका नहीं होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों से संप्रेरक का स्राव होता है। संप्रेरक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है और संप्रेरक हमारे शरीर में समन्वय और नियंत्रण का कार्य करते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं उनके पास उनके स्राव का, जो भी उनका संप्रेरक निर्माण होता है, उनके स्राव का संग्रह करने, उनको इकट्ठा रखना या
उनका वहन करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती है। इसी वजह से क्या होता है, जब भी संप्रेरक बनता है उसके बाद तुरंत से वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, रक्त में मिश्रित हो जाता है। और ये वैसे तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, अभी आपने पिछले पिक्चर में देखा कि मस्तिष्क के नीचे में हाइपोथैलेमस अर्थात अधश्चेतक या पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब उनका प्लेस जो है वो फिक्स है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में एक निर्धारित स्थान पर है, लेकिन फिर भी उनसे जो स्राव होता है या जो संप्रेरक रिलीज होता है वो हमारे शरीर के सभी भागों तक पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि यह संप्रेरक जो है किसी नलिका के माध्यम से नहीं रिलीज हो रहा है, ये सीधे हमारे रक्त में मिल जाता है। तो आप जानते हैं आपका रक्त शरीर के सभी भागों तक पहुंचता है। इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो भी संप्रेरक रिलीज होता है वो रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है वो तंत्रिका तंत्र के साथ समन्वय और नियंत्रण करती हैं। जिस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र कार्य करेगा, जब भी हमें जो संप्रेरक चाहिए उसके हिसाब से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां संप्रेरक का रिलीज करती हैं या संप्रेरक छोड़ती हैं। तो इस प्रकार समन्वय और नियंत्रण का उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे की सहायता से पूर्ण करते हैं। शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और एकात्मीकरण, कैसे विभिन्न क्रियाओं पर कंट्रोल रखना है और उनको कैसे सुचारू रूप से चलाए रखना है, ये कार्य अंतःस्रावी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र दोनों एक दूसरे के सहयोग से पूरा करते हैं। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस है कि जो तंत्रिका द्वारा आवेग प्राप्त होता है वो बहुत ही जल्दी से होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है, लेकिन जल्दी से खत्म भी होता है। जितने जल्दी होता है उतने जल्दी खत्म भी होता है। उसके बाद जो संप्रेरक क्रियाएं हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो संप्रेरक प्रोड्यूस होते हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो बहुत ही मंद गति से होती हैं, धीरे से होती हैं, लेकिन दीर्घ काल तक रहती हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था, जैसे कि वृद्धि संप्रेरक है। तो वृद्धि संप्रेरक का कार्य है हड्डियों की वृद्धि को बढ़ावा देना, तो वो एक बार में नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा, मतलब उसके द्वारा जो होने वाली क्रिया है वो दीर्घकालिक होती है। अब ये जो संप्रेरक है इनका स्राव जरूरी तो है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में ही होना चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में या बहुत कम मात्रा में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था कार्यरत होती है, जिसके वजह से क्या होता है, संप्रेरक की जितनी मात्रा आवश्यक है और जितना श्रवण होना चाहिए, मतलब जो संप्रेरक जितनी मात्रा में स्रावित होना चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर टाइम, जितना जो समय है, जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं, छोटे रहते हो, जब तक आपकी किशोरावस्था नहीं आती, अडल्ट नहीं होते हो, तब तक आप उतने मेच्योर नहीं दिखोगे। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन जब हमारे शरीर में रिलीज होता है तब हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं। पहले हम बाल्यावस्था तक लड़के लड़कियां बिल्कुल समान दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप किशोरावस्था में आते हो तो लड़कों की आवाज में परिवर्तन, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, इस प्रकार की जो है चेंजेस होते हैं। ये सारे जो कार्य हैं ये वृद्धि संप्रेरक की वजह से होते हैं। या फिर जो लैंगिक लक्षणों का विकास होना, ये जैसे पुरुषों में वृषण है, वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक संप्रेरक का स्राव होता है, जिसकी वजह से लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। बच्चों में अर्थात लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज हार्श होना, इस प्रकार के जो है चेंजेस होते हैं। स्त्रियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक संप्रेरक का स्राव होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्त्रियों के भी जो द्वितीयक लैंगिक गुण है उनका विकास होता है। इस प्रकार से जो संप्रेरक का जब
जितना समय है, जिस समय पर उसका स्राव होना चाहिए उसी समय पर होगा। तो ये सबके लिए हमारे शरीर के अंदर एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि कभी भी किसी भी संप्रेरक का स्राव होगा। ऐसा होने से क्या होगा, अगर निश्चित समय पर नहीं हुआ तो शारीरिक गड़बड़ी हो सकती है। इसका उदाहरण है कि अगर ब्लड में, रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ गई है तो स्वादुपिंड अर्थात पैनक्रियास, जो अमाशय के पीछे कोशिकाएं होती हैं, वहां पर स्वादुपिंड है, तो उसका कार्य क्या होता है, इंसुलिन का स्राव करना। अगर ब्लड में रक्त की मात्रा बढ़ गई है तो ये क्या करेगा, इंसुलिन का स्राव करेगा, और इंसुलिन की कोशिकाओं की इसकी अनुभूति होगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा चीनी है उसका रूपांतरण ग्लूकोज में करके यकृत में स्टोर कर लिया जाएगा, जो आपको बाद में एनर्जी देने के कार्य आएगा। तो इस प्रकार हमारा आज का ये दोनों टॉपिक खत्म होता है। बच्चों, अगर आपको इन दोनों टॉपिक में से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। धीरज सर। ओके। ओके बच्चों, आज हमने प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक नियंत्रण के बारे में पढ़ा। तो आप सभी इन दोनों टॉपिक को अच्छे से लर्न कीजिए, और हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।